नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और आप लोग कितना देख रहे हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं जो फसल उत्पादन हमारा चल रहा था, आज अपना तीसरा वीडियो है फसल उत्पादन से। और तो अपना जल निकास चल रहा था, अपना पहला चैप्टर जल निकास चल रहा था, उसमें बचे हुए प्रश्न है उनको आज हम करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है अगला, पृष्ठीय जल निकास तथा भूमिगत जल निकास नालियां क्या है, उनमें अंतर क्या है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय जल निकास नालियां तथा भूमिगत जल निकास नालियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पृष्ठीय जल निकास नालियां क्या होती है? जो पृष्ठ है, ये हमारा जैसे जमीन है, जमीन का जो पृष्ठ है उसके ऊपर जो नालियां बनाई जाती हैं वो पृष्ठीय जल निकास नालियां कहलाती हैं। जमीन के जो नीचे नालियां बनाई जाती हैं उन्हें हम भूमिगत जल निकास नालियां कहते हैं। जैसे हमारे घरों के सामने जो नालियां बनी हुई होती है वो कैसी होती है? पृष्ठीय जल निकास नालियां होती है। जो सीवर लाइन प्रोजेक्ट होता है, जमीन के अंदर पाइप डाल के जो चलता है वो क्या होता है? भूमिगत नालियां होती है। ठीक है, तो ये आपको समझिए। पृष्ठीय नालियों को हम खुली नाली भी बोल सकते हैं। जो पृष्ठ के ऊपर जो नालियां बनाई जाती हैं उनको हम खुली नालियों के नाम से भी जानते हैं। जैसा भूमिगत नालियों को भी हम क्या बोलते हैं? भूमिगत नालियां भी बोल सकते हैं या बंद नाली भी बोल सकते हैं। जो भूमि के अंदर जो नालियां बनाई जाती हैं उन्हें बंद नालियों के नाम से तथा भूमिगत नालियों के नाम से जानते हैं। ये तो हमने देखा कि भाई पृष्ठीय जल निकास तथा भूमिगत जल निकास में क्या अंतर। अब हम देखते हैं अंतर कि पृष्ठीय जल निकास तथा भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर क्या है। तो पहला अंतर, इस विधि में भूमि की सतह पर खुली नालियां बनाते हैं। इसमें पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, पृष्ठीय भूमिगत, यानी पृष्ठीय जल निकास नाली और भूमिगत जल निकास नाली। ठीक है, तो पृष्ठीय जल निकास नाली इस विधि में भूमि की सतह पर खुली नालियां बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इस विधि में सतह पर भूमि की सतह यानी भूमि की सतह के ऊपर नालियां बनाते हैं। क्या कहलाता है? पृष्ठीय नालियां। और इसमें भूमि की सतह के नीचे तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? पृष्ठीय जल निकास नालियों में इस विधि में भूमि की सतह पर नालियां बनाई जाती, यानी इस विधि में भूमि की सतह के ऊपर नालियां बनाई जाती, जबकि भूमिगत जल निकास नालियों में भूमि की सतह के नीचे नालियां बनाई जाती। दूसरा पॉइंट, इसकी शुरुआती कीमत कम होती है। इसे जो पृष्ठीय जल निकास नालियां हैं उनको जो बनाते हैं तो इनकी जो शुरुआत यानी प्रारंभिक की जो कीमत होती है वो कैसी होती है? कम होती है। यानी इस नालियों पृष्ठीय नालियों में कम पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि इसके विपरीत भूमिगत नालियों में शुरुआती कीमत अधिक होती है। भूमिगत नालियों में शुरुआती कीमत कैसी होती है? अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जमीन के अंदर क्या है? नालियां बनानी है, जमीन के नीचे नालियां बनानी है, तो नीचे खुदाई करनी पड़ेगी। उसके बाद पाइप वगैरह, मोल्ड ड्रेन्स, पोल, जो मैंने आप कल मैंने आपको बताए थे इनके बारे में कि टाइल ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, पोल ड्रेन्स। ठीक है, और ये कैसी है? ये आपकी पृष्ठीय जल निकास नालियों के बारे में बताया था मैंने। अस्थायी नालियां, कटआउट नालियां, स्थायी नालियां, समतल भूमि पर मेड़ों को काटकर बनी हुई नाली। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि खेत के अंदर जोत का आकार कम हो जाता है।
इन नालियों, पृष्ठीय नालियां जब हम खेत के ऊपर बनाते हैं तो जिस जगह पर नाली बना रहे हैं वो जगह क्या है, उस पर हम खेती नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे खेत के अंदर जोत का आकार कम हो जाता है। ठीक है, खेत के अंदर जोत का आकार कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि खेत का कुछ हिस्सा किसके द्वारा घेर लिया जाता है, नालियों के द्वारा घेर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जोत के आकार से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि नालियां कहां बन रही हैं, जमीन के नीचे। क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें नालियां कहां बन रही, जमीन के नीचे नालियां। अब जैसे ये जमीन है और ये अंदर नाली बन गई, तो इसके ऊपर हमने मिट्टी डाल के ऊपर खेती कर सकते हैं। और जबकि यही नाली अगर ऊपर होती तो अब इतनी जगह हमें क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी इतनी जगह, इसमें हम खेती नहीं कर सकते। अगला नंबर 4, मृदा क्षरण की संभावना अधिक होती है। पृष्ठीय जल निकास नाली में क्या होता है, मिट्टी के क्षरण की संभावना अधिक रहती। क्यों? क्योंकि मिट्टी क्या है, पानी के साथ ऊपर नालियों के द्वारा मिट्टी पानी के साथ बहकर और खेत से बाहर चली जाती है, इसलिए इसमें हमारे खेत की मिट्टी का ज्यादा क्षरण होता है, यानी खेत की मिट्टी का ज्यादा नुकसान होता है। दूसरी तरफ मृदा क्षरण की कोई संभावना नहीं होती है या कम संभावना रहती है। भूमिगत जल निकास नालियों में, सीवर लाइन प्रोजेक्ट में, यानी अंदर जब भूमिगत नालियां बनाती है तो उसमें हमारी कम मात्रा में हमारी मिट्टी बहकर जाती है, ज्यादा नहीं जाती, इसलिए हमारे यहाँ पर मृदा क्षरण की संभावना कैसी होती है, कम होती है। 5वां पॉइंट, है मृदा क्षरण की संभावना, जल निकास सुगमता पूर्वक होता है। इसमें हमारा जो पानी निकलता है वो सुगमता पूर्वक निकलता है। ठीक है, यानी जब हम नालियों के द्वारा, खुली नालियों के द्वारा पानी अगर बाहर निकालते हैं तो तीव्र गति से पानी खेतों से बाहर निकल जाता है, जबकि बंद जल निकास नाली में या भूमिगत जल निकास नाली में पानी आसानी से या सुगमता से नहीं निकल पाता है। अगले प्रश्न में है जल निकास गुणांक। जल निकास गुणांक क्या होता है, इसका क्या सूत्र होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जल निकास गुणांक किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं जल निकास गुणांक क्या होता है। तो देख, जल निकास गुणांक, ठीक है, तो किसी भी ज्ञात क्षेत्रफल से, यानी कोई आपका ज्ञात क्षेत्रफल है, जैसे हमें पता होना चाहिए कि ये क्षेत्रफल कितना है, उसमें से 24 घंटे में जितने पानी का निकास प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है, यानी किसी भी ज्ञात क्षेत्रफल से 24 घंटे में जितने पानी का निकास प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जल निकास गुणांक कहते हैं। यानी हमें पता होना चाहिए कि कितना क्षेत्रफल है और 24 घंटे में उस क्षेत्रफल में से कितना पानी निकला हुआ है, और उसी के प्रति इकाई क्षेत्रफल के जो कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जल निकास गुणांक कहते हैं। इसे निकाला कैसे जाता है जल निकास गुणांक को, तो ये इसका सूत्र है, 24 घंटे में निकाले गए पानी की मात्रा, यानी 24 घंटे में कितना पानी निकाला गया है उसकी मात्रा इंच में होनी चाहिए या हमारे पास सेंटीमीटर में होनी चाहिए। बटे में क्या रखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल हमारा किस में होना चाहिए, वर्ग मीटर में होना चाहिए, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 100, यानी 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, जल निकास का क्षेत्रफल गुणांक निकल आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंचाई तथा जल निकास में अंतर बताइए। सिंचाई और जल निकास में अंतर बताइए। तो देखते हैं सिंचाई और जल निकास में अंतर। तो सिंचाई
सिंचाई एवं जल निकास में अंतर। सिंचाई और जल निकास, यही सिंचाई हम पढ़ेंगे, जल निकास अपने आप बनेगा। ठीक है, इसकी सिंचाई के बारे में बताऊंगा और जल निकास भी है, मैं यहाँ पे आपको इसके अनुसार ही आपको बताता चलूंगा। सिंचाई, खेतों में पानी देने की विधि को हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि खेतों में जो पानी दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंचाई करना, यही सिंचाई देना कहलाता है। तो खेतों में पानी देने की विधि को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। जबकि यहाँ पे जल निकास क्या कहेंगे? तो खेतों से पानी को बाहर निकालने की विधि को क्या कहेंगे? खेतों में से पानी को बाहर निकालने की विधि को हम जल निकास कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सिंचाई से भूमि का जल स्तर ऊपर उठता है। जब हम खेतों में पानी देते हैं, बार बार पानी देते हैं, तो उसका जो जल स्तर होता है हमारी भूमि का, वो कैसा है? ऊपर उठने का कार्य करता है। जो भूमि है उसका जल स्तर क्या होता है? बढ़ता जाता है, ऊपर उठता जाता है। इसके विपरीत यदि जल निकास में हम क्या कहेंगे? जल निकास में क्या कहते हैं? पानी को बाहर निकालते हैं। जब पानी को बाहर निकालेंगे तो भूमि का जल स्तर कैसा हो जाएगा? नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो जल निकास में कहेंगे जल निकास से भूमि का जल स्तर नीचे चला जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर रहती है। जो हमारी सिंचाई नालियां हैं वो उनकी आवश्यकता में पूरे साल रहती है, क्योंकि खेती करते रहे, 2-3 फसल ले रहे हैं, 3 से 4 फसल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें नालियों की आवश्यकता पूरे साल रहेगी। जबकि जल निकास में क्या कहेंगे? जल निकास में नालियों की आवश्यकता सिर्फ वर्षा ऋतु में ही होती है। जल निकास में क्या होती है? नालियों की आवश्यकता सिर्फ वर्षा ऋतु में ही होती है, क्योंकि हमारे पास पानी कब अधिक मात्रा में होता है? वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा के द्वारा जो पानी खेतों में भर जाता है उसको निकालना रहता है। वैसे तो इतना पानी है नहीं है कि हमें निकालना पड़े। ठीक है, वर्षा ऋतु में ही केवल क्या होता है? पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए हमें जल निकास में नालियों की आवश्यकता वर्षा ऋतु में ही होती है। नंबर 4, प्रायः सिंचाई का पानी पीने योग्य होता है। जिन चीजों से हम सिंचाई कर रहे हैं, चाहे कुआं हो, ट्यूबवेल हो, चरखा हो, नदी हो, नहरें हो, उनसे हम अगर खेतों की सिंचाई करते हैं, वो सारा का सारा पानी हमें कैसे, किसके लिए काम में लाया जाता है? पीने योग्य होता है। हम सभी पानियों को पी सकते हैं। परंतु इसके विपरीत इसमें जल निकास में, जल निकास का पानी पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि जल निकास क्या है? खेतों में हानिकारक खरपतवार, पेस्टिसाइड दवाइयां और जो हमारी खाद उर्वरक डालते हैं वो कैसे हैं? खराब होने की वजह से हम उनको, और पानी में क्या होते हैं? वो मिट्टी में जब पानी होता है तो वो घुल जाते हैं पानी के साथ, और जो पानी निकलता है तो उसको हम पीने योग्य नहीं समझते हैं। नंबर 5, सिंचाई की नालियां भूमि की सतह से ऊपर बनाई जाती है। सिंचाई की जो पानी आ रही है, हमारा जैसे खेत है, तो इसमें खेत में ऐसी नाली तो बनेगी नहीं, तो नाली कैसे बनाएंगे? ऊंची, यानी खेत से ऊंची नाली बनाएंगे, तभी ये पूरे खेत में क्या होगा? पानी आसानी से जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिंचाई की नालियां भूमि से ऊपर होनी चाहिए। और इसके विपरीत जल निकास की नालियां भूमि से नीचे होनी चाहिए, तभी तो हमारा इस खेत का पूरा पानी खेतों से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जल निकास की नालियां कहाँ होनी चाहिए? भूमि के नीचे होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से खेतों से पानी को बाहर निकाल सकें। अगला प्रश्न है, जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है? जल जल निकास की आवश्यकता, हमें जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके क्या कारण है कि हमें जल निकास की आवश्यकता होती है। तो जल निकास की आवश्यकता देखें, पहला पॉइंट, निचले स्थानों पर स्थित भूमि। जो हमारी भूमि है, कैसी भूमि है? निचले स्थानों पर स्थित भूमि जो होती है उसमें वर्षा ऋतु में क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। निचले स्थान पर स्थित भूमियों में क्या होता है? वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है और फसलों की समय से बुवाई करने में बाधा पड़ती है। यानी जो हमारी निचले स्थानों पर जो भूमियां हैं उसमें क्या होता है? वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? पानी अधिक दिनों तक भरा रहता है और सूख नहीं पाता है। इसकी वजह से वहां पे हमें बुवाई आदि कार्य करने में, जुताई करने में, बुवाई करने में हमें बाधा उत्पन्न होती। ठीक, दूसरा पॉइंट है निचली भूमि में खड़ी फसल। जो हमारी निचली भूमि है, जैसे ये तो सीधी भूमि है, सपाट है, परंतु कुछ भूमि कैसी होती है?
ऐसी ना होते हुए ऐसे है। निचली भूमियों में अब यहाँ पे कोई फसल खड़ी है, ठीक है, और यहाँ से पानी पूरा का पूरा कहाँ एकत्रित हो जाएगा, यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। तो निचली भूमियों में खड़ी फसल, अब ये फसल जो खड़ी हुई है, ये फसल क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। खड़ी फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा है जिन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है, और चिकनी मिट्टी क्या करती है, ये जैसे हमारी चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी के ऊपर पानी भरा रहता है, ये कम मात्रा में नीचे की तरफ जाता है। चिकनी मिट्टी, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ चिकनी मिट्टी पाई जाती है। चिकनी मिट्टी पानी का अवशोषण कैसा करती है, कम करती है, पानी को कम मात्रा में सोखती है, जिससे उसकी परत के ऊपर पानी क्या है, भरा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे पानी भरा रहता है और पानी भूमि के ऊपर परत पर ही भरा रहता है, ठीक है। नंबर 4, लवणीय भूमि को सुधारने के लिए, जो लवण युक्त भूमि होती है उसको सुधारने के लिए भी हम जल निकास आवश्यक होता है, जिससे हम लवणीय भूमि को अच्छी तरीके से सुधार सकें। नंबर 5, नहरी क्षेत्र के पास वाले खेत में, जो नहर, जिन खेतों के पास में नहरें होती हैं, उन खेतों में पास नहर से क्या होता है, पानी अपसरण के बाद, जैसे ये क्या है हमारी नहर, ये हमारी नहर है, और नहर के आसपास क्या है, ये खेत है हमारा। जिन नहरी क्षेत्रों के पास वाले खेतों में पानी ये नहर से अपसरण के द्वारा, अपसरण विधि के द्वारा क्या करता है, हमारे खेत में नमी बनी रहती है, ठीक है। जब नमी बनी रहेगी अपसरण विधि के द्वारा, तो यहाँ पे हम फसलें आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बीज डला हुआ नमी की वजह से क्या हो जाएगा, गल जाएगा और फसलें भी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर जल निकास सब पूरा हो चुका है, ठीक है। जल निकास में जितने भी प्रश्न इंपोर्टेंट थे वो मैंने आज आपको करा दिए। जितने भी 10-12 प्रश्न है आप अच्छे ढंग से पढ़ें, एमपी बोर्ड में इन्हीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। हाँ तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए आगे और भी वीडियो भेजता रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।